तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक इन्वर्टर से। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है उससे पहले समझते हैं कि नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है। मतलब कि नॉन इन्वर्टर था, इन्वर्टर नहीं था टेक्नोलॉजी, तब क्या होता था। तब पहले ना मान लो अक्सर हम लोग देखते हैं अपने घर में कि जैसे अगर हम लोग के घर में फ़ैन वगैरह लगे होते हैं, अक्सर देखते हैं हम कि जब लाइट कभी लोड कम होता है लाइट का, कभी ज़्यादा होता है, तो पंखा कभी धीमे हो जाता है, कभी तेज़ हो जाता है। मतलब कि जो पंखा काम कर रहा है वो किस पे काम कर रहा था कि बाहर से जो एसी करंट आ रही है, बाहर से हम लोग की कौन सी करंट आती है, एसी करंट, ठीक है। एसी करंट जब आई तो जितनी फ्रीक्वेंसी की आती है, जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो में दिखाया हो कि हाँ 40 हर्ट्ज़ की आई, 50 हर्ट्ज़ की आई, 60 हर्ट्ज़ की आई और 70 हर्ट्ज़ की आई, ठीक है। तो नीचे वाले फ़ोटो में देखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट एरो गया है, सीधे डायरेक्ट एसी फैन रेफ्रिजरेटर सब वहीं पे डायरेक्टली काम करने लगता है। यानी कि कभी कम लोड होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो इससे होता क्या था कि जैसे मान लो अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें या एसी की बात करें, तो वहाँ जो कंप्रेसर लगा होता था वो कभी कम स्पीड में रोटेट करे, कभी ज़्यादा स्पीड लेता था, रोटेशन पर सेकंड जो लेता है, ठीक है। तो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो ऐसे होने से उसका टूट फूट के चांसेस वगैरह बढ़ते थे, ख़राब कि जल्दी हो, टूट फूट की बात वो चांस बढ़ते थे और उसमें से आवाज़ वगैरह आने लगती थी, ऐसे होता था तब, ठीक है। तो इसमें जो बाहर से आ रही है, कभी लोड कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशन यानी कि कम ज़्यादा, इससे हर्ट्स के कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 70, इस तरह का काम होता था, ठीक है। तो ये जब प्रॉब्लम बाकी बाद में देखा गया, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्या, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, ठीक है। तो उसी में अब हम लोग बात करें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, तो कुछ यही प्रॉब्लम को उठा के कि हाँ, कि जब ऐसे फ्रीक्वेंसी की जब लोड कम ज़्यादा होता है तो उसको एक मेंटेन कर दिया जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई दी जाए, ठीक है। जिससे कि बार बार जो कम ज़्यादा हो रहा है, जिससे ख़राब होने के ज़्यादा चांस हो रहे हैं, उसको एक मेंटेन कर दिया जाए, जिसके एक ही स्पीड में चले, चाहे लोड कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो आया अपना इन्वर्टर, ठीक है। तो इन्वर्टर में हम लोग घरों में अक्सर देखते हैं कि क्या होता है कि बाहर से चाहे जितनी बिजली में बिजली चाहे जैसी आए, ठीक है। तो जब वो इन्वर्टर में जाती है एसी करंट, या कम लोड की या ज़्यादा लोड की, तो वो जाके किस में चेंज होता जाती है, डीसी में, ठीक है। तो यहाँ इन्वर्टर में हम लोग क्या काम करें, एसी करंट को डीसी में कर देते, जिससे अब जो चीज़ चलता है तो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि चलो बिजली आ गई बाहर से, कम ज़्यादा लोड पे आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग इन्वर्टर वाला फ़ैन वगैरह ऑन करें तो अक्सर उसको हम लोग क्या देखते हैं कि एक स्पीड पे रोटेट करता है, चाहे एकदम बैटरी उसकी जब तक एकदम पूरी ख़त्म ना हो जाए तब भी बंद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कब तक कैसे काम करते हैं कि एक स्पीड पे, है ना। तो उसी तरह इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर हम लोग इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। ये इन्वर्टर हम लोग के घर वाला इन्वर्टर नहीं ना, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिससे उसमें फ्रीज एसी में जिस तरह की भी फ्रिक्वेंसी जाती है, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, उस कभी 40 जा रही, कभी 50 जा रही, कभी 60 जा रही, कभी 70 जा रही, कुछ भी जा सकती है, ठीक है। तो बीच में मैंने एक बॉक्स बना के इन्वर्टर लिखा हो, जहाँ पे ऐसे ऐसे करके कर्व दिखा दिया हो, ठीक है, वैसे ही, ठीक। तो उसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी आ रही है एसी करंट वो उसको डीसी करंट में चेंज करा, वो भी डिज़ायर फ्रीक्वेंसी। मान लो हम लोग को 50 फ्रीक्वेंसी की चाहिए थी, तो वो 50 फ्रीक्वेंसी की उसमें से निकाल रहा है, उसके बाद एसी फैन रेफ्रिजरेटर चाहे जो हो उसको पहुंचा रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो ये इन्वर्टर काम क्या कर रहा है कि वेरिएबल, यानी कि कभी फ्रीक्वेंसी कम आ रही है तो उसको ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे 40 आई तो उसको 50 करने का काम कर रहा है, या 70 आई तो उसको 50 कम करके 50 करने का काम कर रहा है, यानी कि ज़्यादा कम करके फ्रीक्वेंसी को वो कंट्रोल कर रहा है, किसको, स्पीड को, किसके, कंप्रेसर के, फ़ैन के या एसी के, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है ना। इससे फिर के यही होता है कि हाँ टूट फूट के चांस कम होते हैं, एक मेंटेन पे हो रहा है, ठीक है। इससे पहले वाले में फ़ोटो पे देखिएगी तो मैंने एक और फ़ोटो भेजा हो जिसपे से एक कार जाती हुई दिख रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लो पहले का जो नॉन इन्वर्टर एसी थी, तो उसमें क्या होता था कि पहले एक बार कंप्रेसर पूरी लोड लेता था, ऊपर तक जाता था, ठीक है। जो कि समझ लो ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक कलर का दिखाई पड़ रहा है, ब्लैक एंड वाइट वाला ग्रे कलर का ना। तो जो ग्रे कलर की लाइन गई ऐसे ऊपर तक जाते थे, तो कंफर्ट जोन से पहले जाते थे अनकंफर्ट, यानी कि कुछ ज़्यादा ठंडा कर दी, फिर उसके बाद कट ऑफ होता था, फिर वो एकदम नीचे आ जाती, फिर कंप्रेसर पे फिर से लोड देना पड़ता, फिर उसको ऊपर करता, फिर उसके बाद नीचे, फिर एकदम नीचे। तो वो ऊपर नीचे करने में काफ़ी हम लोग की बिजली भी चले जाती थी, और क्या होता था
कि ख़राब होने के ज़्यादा चांस भी होते हैं, मतलब बार बार बंद चालू कंप्रेसर हो रहा था, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग ने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लगाई, जिसको भी कलरफुल देख सकते हैं, कार जा रही है ग्रीन कलर की बढ़िया सी एकदम ब्लू लाइन पे, ठीक। तो कंफर्ट जोन को मतलब एक बार कंप्रेसर ऑन हुआ तो उसको मेंटेन कर रही है, कम हो ज़्यादा हो चाहे जैसी मतलब आए करंट या जितने भी हर्ट्स पे आए उसको मेंटेन करके एक मतलब कंफर्ट जोन पे ही चला रही है, जिससे हम लोग की क्या हो रहा है फ़ायदा इसके अगर देखें, ठीक। तो ये क्या काम कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, यानी कि अगर हम लोग को कोई भी ठंडा करना है कमरा तो उसको टेम्परेचर को लगातार मेंटेन करता है और रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। किसके ज़रिए, कंप्रेसर को कंट्रोल करके, यानी कंप्रेसर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करके, ठीक। उसी हिसाब से हम लोग को मिलता है टेम्परेचर वगैरह, जिस तरह का हम लोग को मेंटेन करना हो। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हुए, पहला फ़ायदा तो हम लोग ने यही देख लिया कि इसमें ना मतलब बार बार कम ज़्यादा की वजह से, जो एक मेंटेन करने की वजह से बिजली भी बच रही है, क्योंकि बार बार कट ऑफ, फिर उसके बाद वो फिर से चालू, फिर बंद, फिर चालू, तो बार बार करने से बिजली ज़्यादा खींचते, तो ये मेंटेन कर दे जिससे बिजली भी कम खींच रहा है। और क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि ख़राब होने के चांसेस वगैरह कम हो जाते हैं, ठीक है। और एक स्पीड मेंटेन हो रही है, तो ये सब इसके फ़ायदे भी होंगे और यही पूरी कहानी हो गई इसकी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑटो डिफॉरेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो ऑटो डिफॉरेस्टिंग, ऑटो मतलब अपने आप, डिफॉरेस्टिंग मतलब बर्फ़ को पिघलाना। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग के फ्रीजर के अंदर बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। तो वही बर्फ़ को जम जाती है उसी को पिघलाने की प्रोसेस को हम लोग ऑटो डिफॉरेस्टिंग बोलते हैं, ठीक। तो अब ये करते कैसे, अगर मैंने एक फ़ोटो भेजा हो उसमें सब लोग पहले तो अपने अपने घर पे जाना, फ्रिज खोलना जिसके पास है, उसके बाद उसमें देखना कि मतलब डिफॉरेस्टिंग का टाइप का लिखा होगा, ठीक है। जैसे मेरे में लिखा है कि आफ्टर 3 डेज़, यानी कि 3 दिन में डिफॉरेस्ट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। यानी कि जो बर्फ़ जम जाती है उसको हटाने के लिए अगर फ्रिज रेगुलरली चालू है तो मुझे वो बटन को दबाना है, जिससे वहाँ की जो बर्फ़ जो जमी है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। यानी कि हट जाए एक बार, फिर से वो करे, ठीक है। नहीं तो काफ़ी बार ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो सामान वामान अंदर का जम जाता है, फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं उसको, निकलता है भी नहीं, अक्सर देखते हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। तो ये काम क्या करते हैं, मतलब कि सर्किट को समझ लो हीट करने का काम करते हैं थोड़ा सा, जिससे मान लो इवापोरेटर उसको हल्का सा जब हीट होता है तो कंप्रेसर का काम को पहले रोक देगा, उसके बाद थोड़ा सा जब हीट होता है उसमें तो क्या करता है वो कि बर्फ़ को पिघल जाती है, उसके बाद निकल जाती है। फिर मान लो अगर जैसे ही हीट जब ज़्यादा होने लगती है उसमें, ठीक है। तो जब ज़्यादा हीट होने लगती है, मान लो 5 डिग्री या उससे ज़्यादा होने लगती है, तो हीट सर्किट को खोल देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये हवा, मतलब कि फिर हवा भी भेजा जाता है इसमें, तो एक या दो तरह के पंखे वगैरह भी लगे रहते हैं, मतलब जो आजकल आ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो डिफॉरेस्टिंग अगर हम लोग को करना है तो उसमें ना एक इलेक्ट्रिकल टाइमर वगैरह भी उसमें आजकल के जो आ रहे हैं रेफ्रिजरेटर, उसमें एक टाइमर टाइप का लगा होता है, जैसे हर 6 घंटे में 8 10 12 24 घंटे में वो क्या करता है कि वो बर्फ़ को पिघला के हटा देता है। 15 मिनट के लिए मान लो करा डिफॉरेस्ट, यानी कि 15 मिनट तक बर्फ़ को पिघलाया, ठीक है। 15 मिनट के लिए लग गया, सेटिंग कर दिया हम लोग ने, ठीक। या आधा घंटे के लिए, तो मतलब कि जिस हिसाब से वो अपने हिसाब से मेंटेन कर लेता है, 15 घंटा 15 मिनट या आधा घंटे में कितने देर में उसको बर्फ़ पिघलती है, उसके बाद वो हट जाती है, तो फिर से वो कंप्रेसर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हम लोग को है ना शॉर्ट सर्किट वगैरह से भी बचाता है, क्योंकि इसमें एक फ्यूजिबल लिंक टाइप का जुड़ा रहता है, जिससे शॉर्ट सर्किट भी होने से बचती है। और ये जो पावर कंटेन करता है, जो डिफॉरेस्टिंग वाला प्रोसेस अब आजकल जो आने लगा है, उसमें समझ लो 350 वाट से लेके 600 वाट तक का पावर कंजप्शन करता है। अब ये लगा कहाँ होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो इवापोरेटर के अक्सर नीचे लगा होता है, ये फिर जो फ्रीजर मॉडल होता है उसके ऊपर या नीचे लगा मिलेगा, या फिर इवापोरेटर के बीच में भी होता है कभी कभी, ठीक है। और मतलब बीच में साइड में कहीं पे, ठीक है, यानी कि बीच में ही कहीं लेफ्ट या राइट साइड में, ठीक, साइड बाय साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो मेन काम क्या है, डिफॉरेस्टिंग कंट्रोल, मतलब कि बर्फ़ को पिघला देना और उसके बाद उसको हटा देना, ठीक है। जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि बर्फ़ हम लोग के घरों में जम जाती है, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने अभी बताया था कि टेम्परेचर जब उसका थोड़ा सा बढ़ता है, यानी कि सेट करें हम लोग मान लो 0, अब 0 से वो 5 हुआ या 5 से ज़्यादा होने लगता है, वो ऑपरेटर का जो टेम्परेचर होता है, जब डिफॉरेस्ट हम लोग करेंगे बर्फ़ मतलब गलेगी, गलेगी मतलब अंदर कुछ गर्मी की वजह से ही गल रही है बर्फ़, ठीक है। तो इवापोरेटर का जैसे टेम्परेचर 5 से या उससे ज़्यादा होता है तो एक है ना डिफॉरेस्ट थर्मोस्टेट लगा होता है, ठीक है। तो वो ओपन हो जाता है और जो हीटर सर्किट है वो ओपन हो जाती है। तो जो मतलब कि हीटर सर्किट जो हीट करने का काम कर रही थी सर्किट, उसको डिफॉरेस्ट थर्मोस्टेट होता है एक, उसको हम लोग बात करेंगे कि थर्मोस्टेट क्या होता है। वो क्या काम करता है कि ओपन कर देता है हीट सर्किट को, जिससे
फिर से मतलब कि डिफॉरेस्ट होना बंद हो जाता है, उसके बाद फिर वर्क करना स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है अपना ऑटो डिफॉरेस्टिंग। तो अभी हम लोग ने देखा है कि ऑटो डिफॉरेस्टिंग क्या होता है। डिफॉरेस्टिंग क्या होता है कि एक तरह का हीटर होता है जो कि 350 से लेके मतलब हीटर का काम करता है, किसमें बर्फ़ को पिघलाने का काम करता है, ठीक है, हीट करके। तो क्या होता है, डिफॉरेस्ट एक हीटर होता है समझ लो, और वो 350 से वाट से लेके 600 वाट तक हम लोग ने देखा कि एनर्जी खा रहा था। ठीक है, और क्या कर रहा था वो कि मतलब कि ऑटोमेटिक अपने आप उसमें टाइमर सेट होता है, आजकल जो नए आ रहे फ्रीजर वगैरह में, तो वो अपने आप ही बर्फ़ को पिघलाने का काम कर देता है, उसमें हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे पहले का मैंने बताया कि जैसे मैंने फ़ोटो भेजा अपने फ्रिज की, ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें मुझे बटन दबाना पड़ेगा हर 3 दिन पे, जैसे कि उसमें नीचे अगर देखिए तो लिखा है, ठीक है, फ़ोटो में। तो सब लोग अपने अपने घर पर भी देख लेना कि तुम्हारा हो सकता है कि आप लोग के भी घर में उस तरह से लिखा हो, ठीक है, फ्रीजर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्लास्ट कूलिंग क्या होती है। ब्लास्ट कूलिंग अगर मैं सिंपली बात करूँ तो सिंपल बात बस खाली इतना है कि किसी भी फूड को, किसी भी चीज़ को, ठीक है, फूड को मान लो कोई खाना है, ठीक है, उसको डायरेक्ट 70 डिग्री से 3 डिग्री पे लाना, वो भी 90 मिनट के अंदर। बस इसी को कहते हैं ब्लास्ट कूलिंग। ठीक है, जल्दी से कूल कर देना, क्योंकि अगर जितना हम लोग टाइम लगाएंगे कूलिंग करने में, यानी कि अक्सर हम लोग देखते हैं जो बाहर वगैरह खाना रखा रहता है उसमें जल्दी बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, लेकिन अगर फ्रिज के अंदर रखे तो खाना लंबे समय तक चलता है, और बाहर रखो तो वैसे ख़राब हो जाता है जल्दी। ठीक है, तो वही बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए अगर हम लोग जल्दी से कूलिंग कर दे तो वो मतलब बैक्टीरिया बहुत कम ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से खाना हम लोग का सेफ़ रह पाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेव कर पाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं कि इसी के लिए हम लोग ब्लास्ट कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खाने को बचाने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, उसकी क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए। ठीक है, अपने जो भी फूड के प्रोडक्ट्स वगैरह हम लोग के मेन काम बस खाली इसका ब्लास्ट कूलिंग किसको कहेंगे, बस अगर कोई भी चीज़ को हम लोग ठंडा कर देते हैं कितना 70 डिग्री से लेकर 3 डिग्री पे तुरंत ले आते हैं, वो भी 90 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्लास्ट कूलिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टार रेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्टार रेटिंग अक्सर हम लोग देखते हैं आजकल के जितने भी सामान आ रहे हैं उस पर एक लेबल लगा होता है। ठीक है, तो उसके मतलब उसमें जितना स्टार होता है अक्सर हम लोग जानते हैं कि जितना स्टार रहता है उतना ज़्यादा इफिशिएंसी वो देता है, और वो उतना ही ज़्यादा वो महंगा भी होता है। ठीक है, लेकिन पावर कम कंज्यूम करता है, यानी कि पावर कम खींचता है। ठीक है, बिजली कम खींचता है ना। तो जो ये इफिशियंसी के लिए जो लेबल का इस्तेमाल किया गया है ना, वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने 26 मतलब कि 2006 मई में, यानी कि मई 2006 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को लॉन्च किया था। ठीक है, उसके तहत क्या हुआ कि स्टार रेटिंग का एक प्रोग्राम बनाया गया, जिसके हिसाब से पहले क्या होता था कि पहले मतलब कोई इफिशिएंसी हम लोग को पता नहीं चलती थी, कोई भी कस्टमर चाहे जितना एनर्जी वाली चीज़ लेके चले जाता था, ठीक है, तो वो बिजली ज़्यादा खींचती थी, जिससे तो उसके बाद उसको ना बंद करके, जिससे कि ज़्यादा बिजली सब लोग ना खींचे, बल्कि एक मतलब लेबल दे दिया जाए जिसके के ज़रिए से आसानी से जो भी कस्टमर उसको ले रहा है उसको पता लग जाए कि हाँ ये कितना मतलब इफ़िशियंट है, कितना अच्छा है, कितने कम बिजली खींचेगा। ठीक है, तो इसी के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और आजकल अगर देखें तो बिना इस लेबल के, यानी कि बिना स्टार रेटिंग के लेबल के, आजकल समझ लो सामान भी मिलना नहीं मिलता है अक्सर। ठीक है, जो भी बड़े सामान होते हैं जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, अगर उसमें लेवल नहीं है तो वो अलाउ नहीं ना गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कि उसको बेचे। ठीक, तो लेबल लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ता है कि सबसे पहले तो आप लोग लेबल देखें कि लेबल में BEE का लेबल लगा है कि नहीं, लोगो मतलब। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको, मैंने एक फ़ोटो भेजा उसमें देखें कि नीचे एक लोगो लगा है BEE का। ठीक है, इसी तरह का लोगो होता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि हाँ लेबल लगा, लोगो लगा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग को स्टार रेटिंग देखना है उसकी कि कितनी इफिशियंसी है। जितना ज़्यादा स्टार रहेगा उतनी ज़्यादा अच्छी हम लोग को इफिशियंसी मिलेगी, और जितना कम होगा उतनी कम इफिशियंसी मिलेगी। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि उसके अंदर जो है एक और चीज़ हम लोग को देखना है कि कितना यूनिट खा रहा है पर ईयर, यानी कि कितना यूनिट हम लोग की जा रही है पर ईयर, जैसे कि इसमें लिखा है क्या 580 यूनिट पर ईयर, है ना। तो इस तरह से हम लोग को इसका भी ध्यान रखना है। अब मान लो कि हम लोग एक फ्रिज लेने गए, ठीक, और उसमें एक में लिखा है 3 स्टार, एक में लगा है 4 स्टार, एक में लगा है 5 स्टार। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो 3 स्टार वाला है वो हम लोग को, मान लो अगर 250 लीटर की फ्रिज है, ठीक है, 250 लीटर की अगर फ्रिज है तो 3 स्टार वाला जो है वो सस्ता मिलेगा, और 4 स्टार वाला है वो थोड़ा महंगा मिलेगा उससे, और जो 5 स्टार वाला है वो उससे महंगा मिलेगा। ठीक है, तो अक्सर जो लोग होते हैं तो ये लेवल लेवल को जो नहीं जानते, वो सीधे देखते हैं कि हाँ 250 लीटर ये भी, 250 लीटर ये भी, 250 लीटर ये भी, तो उससे बढ़िया जो सस्ता वाला है उसी को ले लो।
है ना। लेकिन जब वो लेके आते हैं तो मान लो उन लोग का जो बिजली का खपत होता है एक साल में, मान लो अगर मान लो उन लोग यूज़ करते हैं उसको, और एक साल में जो उनका बिजली कंज्यूम हुई वो हो गई मान लो 5,000, ठीक है। ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है, 5,000 हो गई मान लो, ठीक है। और दूसरा जो बंदा लेके गया उसी को मान लो जो फ्रिज थी, पहले वाले बंदे ने जो 3 स्टार वाले लिया था, उसने लिया था फ्रिज एक अब जैसे कि मैंने बताया कि 250 लीटर के हम लोग ने 3 फ्रिज लिया था। अब तीनों के स्टार, एक में स्टार है 3, एक में स्टार है 4 और एक में स्टार है 5, ठीक है। 3 स्टार वाले जो फ्रिज थी वो है 1,000 रुपये की, और जो 4 स्टार वाली फ्रिज है वो मिल रही थी हम लोग को मान लो 11,000 की, ठीक है। और जो कि 5 स्टार वाली है वो हम लोग को मिल रही है 12,000 की, ठीक है। और तीनों ही कितनी है, 250 लीटर की, ठीक। तो अक्सर हम लोग क्या देखेंगे कि 250 लीटर की है तो जो सस्ती देखते हैं वही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फंडा देखते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। स्टार का क्या फंडा है, मान लो कि जो 10,000 वाली फ्रिज थी उसमें जो साल भर का मतलब पैसा जो कंजप्शन खींच रहा है बिजली, वो खींचा 5,000, ठीक है। और जो 11,000 वाली थी, यानी कि जो एक 10,000 वाली, यानी कि 3 स्टार वाली अगर फ्रिज की मैं बात करूँ तो 10,000 की फ्रिज थी और 5,000 उसने साल भर में खींचा, यानी कि टोटल कितना हुआ, 15,000, ठीक। फिर अगर मैं बात करूँ कि 11,000 वाली फ्रिज की, ठीक है, 11,000 वाली फ्रिज में क्या था, 4 स्टार, ठीक है, 4 स्टार, और उसने बिजली खींचा साल भर में 3,500, ठीक है, 3.5, यानी कि टोटल कितना हुआ उसका पूरा, 11,000 और 3,500, 14,500, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा कि उसका जो मतलब कि 3 स्टार वाला लिया था, पहले तो कम लगाया लेकिन उसके बाद में उसका कितना हुआ, 15,000 हो गया, ठीक। लेकिन जिसने 4 स्टार वाली लिया था उसको कितना हुआ, मंथली पैसा जो देना पड़ा 4,500 लगा उसका, ठीक है, मतलब 14,500, ठीक है। एक का लगा 15,000, एक का लगा 14,500। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरे की अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो 12,000 वाली फ्रिज लिया था उसमें 5 स्टार था, उसका साल भर में आया बिजली कितना, कि मान लो उसका आया 2,000, ठीक है, या 250, या 2,000, चलो ठीक है मान लो, ठीक है। तो उसका साल भर का कितना खर्चा हुआ, केवल आया उसका 14,000, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ने क्या देखा कि पहले वाला जो था उसने लिया तो सस्ता था, लेकिन साल भर में जाते जाते उसका 15,000 हो गया। दूसरे वाले ने जो लिया तो था थोड़ा सा मतलब कि 3 स्टार से ज़्यादा थोड़ा महंगा लिया था, यानी कि 4 स्टार का, ठीक है। तो उसका क्या हो गया कि साल भर में जाते जाते 14,500 हो गया, ठीक है, यानी कि 500 रुपये कम हो गया 3 स्टार से। फिर उसके बाद आगे जाएगी जब 5 स्टार में तो देख रहे हैं कि 1,000 कम हो गया। तो इसी तरह अब आगे जितने सालों में उसका बच रहा है, ठीक है। तो इफ़िशियंसी लेने का सामान यही सब फ़ायदे हैं, ठीक है। और उन लोग का जो जिसने मान लो कि पैसा पहले ज़्यादा लगाया था लेकिन बाद में उनका पैसा भी मेंटेन हो गया और पैसे की बचत भी हो गई, ठीक है। तो जो मैंने ये बताया हो वो वैसे ही बस खाली ऐसे अपने से बता दिया हो, तो इस पर इतना ध्यान से मत देखना, ना एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है। एग्ज़ाम में अभी एक फ़ोटो भेज दे रहा हूँ, मन करेगा तो उसी हिसाब से कंसेप्शन का